हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो विज्ञान विषय से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की अगर हम बात करें तो आज हम लोग दर्पण के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दर्पण क्या होता है। दर्पण जो होता है ये ठोस गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है। बिल्कुल आप ये क्लियर रहिएगा, ये क्या होता है, गोलीय कांच होता है जिसका कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सिरे पर चाहे उभरे सिरे पे या दबे हुए सिरे पर कलई कर दिया जाता है, लेप लगा दिया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, अगर उभरे हुए सिरे पे लेप लगाया जाएगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और दबे हुए सिरे पर अगर लेप लगाया जाएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण की स्थिति में जो परावर्तक तल होता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, वो परावर्तक तल दबा हुआ भाग होता है और वो हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। किसी भी दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, तो ये बाएं तरफ होगा, और दबा हुआ भाग अगर परावर्तक तल है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कि कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है और ये निकल जा रही है। प्रकाश किरण आई और ऐसे निकल गई, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक तल जो होता है उभरा हुआ भाग होता है, और दबे हुए भाग पे कलई किया जाता है या पेंट लगा दिया जाता है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब ये होता क्या है, यह किसी गोलीय कांच का, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम मैच करा दें, मिला दें, तो आप देख पा रहे होंगे कि यह गोलीय कांच है। ठीक, इसको काट दिया गया है, तो गोलीय कांच का कटा हुआ भाग अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। अब ये सिचुएशन के हिसाब से निर्भर करता है। उभरे हुए तल पे कलई कर दिया गया है तो अवतल हो जाएगा, दबे हुए तल पे कलई कर दिया गया है तो उत्तल हो जाएगा। ठीक, और इसका जो केंद्र होता है, इस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहा जाता है। तो सबको मिला दिया जाए। ठीक, तो ये हो गया फोकस। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक, ये सब आपको जानना चाहिए। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये हो गया अवतल दर्पण के केस में। सेम स्थिति यहाँ भी होती है। देखिए, अगर एक ही गोले से दोनों बनाया जाए तो दोनों का केंद्र एक ही होगा। ठीक, और यहाँ इसका फोकस होगा। ये फोकस किसका है, ये उत्तल दर्पण का फोकस है। ठीक, ये फोकस दूरी हो जाएगी और ये आर हो जाएगा, चूंकि त्रिज्या दोनों की बराबर हो जाएगी। अगर एक ही गोले से दोनों काट के बनाया गया है तब की स्थिति यही बनेगी। ठीक, अलग अलग गोले से बने गए तो अलग अलग स्थिति बन जाएगी। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आपको आ गया होगा। और यही चीज़ अगर ये जो वक्रता त्रिज्या है आर, इसी को अगर हम इनफाइनाइट कर दें तो आपका बन जाता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये इनफाइनाइट होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी जो है फोकस दूरी होती है, तो इनफाइनाइट का आधा कर देंगे तो वो भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो समतल दर्पण के केस में सबसे पहले तो यही पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत, यानी कि आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये देखिए सीधा दिख रहा होगा समतल दर्पण। और समतल दर्पण से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब ये सदैव जो है प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। इस वजह से इसका आवर्धन एक होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर है, तो भाग देंगे तो एक आ जाएगा, तो इसका आवर्धन एक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो हम अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी कि सर से लेकर पाँव से लेकर के सर तक,
अगर हम पूरा प्रतिबिंब अपना देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की लंबाई क्या होगी, या कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो पूरा समतल दर्पण में दिखना चाहे तो समतल दर्पण की लंबाई आधी होती है। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अगर हमारी लंबाई 6 फीट की है तो हमें कितना बड़ा समतल दर्पण रखना होगा जिसे हम पूरा अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो दर्पण की लंबाई 3 फीट हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे समतल दर्पण है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तब आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। और अगर आप समतल दर्पण के सामने सपोज दौड़ रहे हैं, ठीक, समतल दर्पण है और इसके सामने आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो भी दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम समतल दर्पण के सामने दौड़ रहे हैं और प्रतिबिंब भी दौड़ता हुआ आएगा तो वो कितनी स्पीड से आएगा, तो जितनी स्पीड से हम दौड़ेंगे उसका दुगनी स्पीड उसकी रहेगी। प्रतिबिंब की स्पीड कितनी रहती है, दुगुना रहता है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रतिबिंब की जो गति है, प्रतिबिंब की जो गति है, प्रतिबिंब की गति, अगर हम दर्पण के सामने दौड़ेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी दौड़ेगा, तो प्रतिबिंब की गति दोगुनी होती है वस्तु की गति से। ये आप इसको भी नोट कर लें। प्रतिबिंब जो है दुगने वेग से हमारे पास आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम u वेग से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब 2u वेग से हमारे पास आता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे समतल दर्पण के। समतल दर्पण के कुछ और हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ध्यान दीजिए, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे आप कलई कर दीजिए ऐसे और ये लंब डाल दीजिए। तो कोई भी प्रकाश की किरण अगर इस पर आपतित होती है तो जिस एंगल पर आपतित होगी इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, उसी एंगल पर ये परावर्तित भी हो जाएगी, तो इसे रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोलते हैं। तो कोण I इज इक्वल टू कोण R, ये हमेशा सत्य होता है। समतल दर्पण के केस में क्या होता है कि जिस एंगल पर प्रकाश आती है उसी एंगल पे प्रकाश चली जाती है। आप लोग देखते होंगे कि बच्चे दर्पण ऐसे लेते हैं और किसी के चेहरे पे लगा देते हैं तो प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो किसी आँख पे जाता है, चमकता है और बच्चे इसे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो समतल दर्पण में इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतित या आपतन कोण हमेशा परावर्तन रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण यानी यह आ रही है, इंसिडेंट है, आपतित किरण इसे कहते हैं आपतित किरण, और ये परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज है, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है, अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे परावर्तन का नियम भी कहते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। और ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I इज इक्वल टू R। तो ये परावर्तन का नियम होता है। तो समतल दर्पण से संबंधित यह भी एक फैक्ट था, हम आपको बता दिए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और सिर्फ वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो भी समतल दर्पण से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। समतल दर्पण की मेन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगी। आवर्धन इसका 1 होता है क्योंकि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई इससे बराबर होती है। समतल दर्पण में अगर हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। अगर हम समतल दर्पण के सामने x मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहे हैं तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो हमारी तरफ कितनी वेग से आएगा, 2x मीटर पर सेकेंड के वेग से हमारी तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे समतल दर्पण से संबंधित जो हमने आपको बता दिया है, ठीक। और अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखिए समतल दर्पण मैंने डिस्कस कर दिया है, अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की।
देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, अभी हमने आपको बताया उत्तल दर्पण होता क्या है। दरअसल में ये जो है एक गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके दबे हुए भाग पर कलई होती है, उभरा हुआ भाग जो है ये परावर्तक होता है, यानी कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो ऐसे ही निकल जाती है। ठीक, अब अभी हम इसका जिक्र बाद में करेंगे अवतल दर्पण का, पहले हम लोग उत्तल दर्पण का कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि कोई भी वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी हो, उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी जाए और कहीं पे भी रखी जाए, इसमें एक ही स्थिति बनती है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसा लगेगा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाती हैं, लेकिन चूंकि ये कलई हुआ है इसलिए ये किरण इधर तो जा नहीं पाएगी, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, फोकस से ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ इसको आप डॉटेड बढ़ा दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस से आ रही है। और एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र की तरफ वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, ऐसे ये वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, तो ये वक्रता केंद्र की तरफ पहुंच नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पे कलई हुआ है, कलई का मतलब पेंट लगा है। तो ये क्या होता है, यह इसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जैसे आती है यहाँ के बाद ऐसे रिटर्न हो जाती है। लेकिन ये लगता है कि ये कहाँ से जा रही है, ये वक्रता केंद्र से जा रही है। और इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं से लंब डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये वस्तु ए और बी। इसे खूब ध्यान से देख लीजिए, इसे बना भी लीजिएगा क्योंकि एक ही स्थिति है इसमें, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रतिबिंब जो है वो सीधा है। प्रतिबिंब का नेचर आप ध्यान से देखें, प्रतिबिंब की प्रकृति, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो यही आप केवल अच्छे से ध्यान दें तो प्रतिबिंब देखने में कैसा लग रहा है, सीधा लग रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। वस्तु बड़ा है कि प्रतिबिंब बड़ा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, इमेज है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा छोटा सा इमेज बन जाता है ना दर्पण के पीछे, ऐसा लगता है। तो ये दर्पण के पीछे ही का ही इमेज है, जितना यह आगे है उतना ये पीछे इमेज। समतल दर्पण में तो ऐसा ही होता है कि जितना वस्तु आगे है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। कोई भी सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। कोई भी सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है। वस्तु से छोटा या बड़ा ये भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु से छोटा है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसी वजह से अगर जो मोटरसाइकिल है या कोई वाहन है उसके साइड में जो मिरर लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण रहता है। तो वाहन में क्या होता है, यह प्रयोग होता है। तो वाहन में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। वाहन में उत्तल दर्पण इसलिए भी हम प्रयोग करते हैं क्योंकि जैसे अगर साइड में उत्तल दर्पण लगा है तो कोई ट्रक भी आए तो उसका भी छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है, तो बहुत बड़ी वस्तु का भी छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया। अगर सपोज बड़ा प्रतिबिंब बनता तो पीछे से अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं, पीछे से ट्रक आ रहा है तो उसका ट्रक से भी बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वो दिखेगा ही नहीं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए वाहन के साइड में कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है। एकदम अच्छे से आप इसे नोट कर लें। और इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे। तो इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण को भी क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब एक लास्ट बचता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे उत्तल दर्पण को हम लोगों ने देखा वैसे ही अवतल दर्पण,
लेकिन अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थिति बनती है ये जानने की ज़रूरत है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो अवतल दर्पण में ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति बनेगी। कुल कितनी स्थिति बनेगी? 6 स्थितियां बनती हैं। तो पहले हम स्थितियों की बात कर लें कि पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु जो है अनंत पे हो, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। आपको स्थिति पता भी होनी चाहिए कितनी स्थिति बन सकती है। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर हो। और छठी स्थिति जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, इसे पोल कहते हैं, ध्रुव के बीच में हो। तो ये स्थिति हम सबसे लास्ट में बताएंगे, छठी स्थिति बाद में बताएंगे। पहले 5 स्थिति का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो पहले आप ऐसे ही समझिए कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। खूब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। यही बॉक्स आप लोगों को तैयार करना है। ये बॉक्स क्या करना है? अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए वस्तु हो गई और यहाँ प्रतिबिंब। ये वस्तु हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। वस्तु जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। तो पहली चीज हम आपको बता दें, अनंत को किससे रिप्लेस करना है? अनंत को फोकस से रिप्लेस करना है। अनंत को किससे रिप्लेस करना होता है? फोकस से रिप्लेस करना होता है, ठीक है ना। और फोकस को किससे रिप्लेस करना होता है? अनंत से। वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से ही रिप्लेस करना रहता है। बस इसमें यही 2 ट्रिक है। अगर ये 2 ट्रिक है तो आप 6 स्थिति मात्र 6 सेकेंड के अंदर आप बता देंगे। कोई भी समस्या आपको आएगी ही नहीं। तो जब वस्तु, पहले देख लीजिए, जब वस्तु अनंत पे हो पहली स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सीधी सी बात है, फोकस पे बनेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो अनंत को किससे रिप्लेस करना है? फोकस से। और वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस करना है? वक्रता केंद्र से ही। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। ये हो गई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे बनेगा। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति क्या है? कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस करेंगे? वक्रता केंद्र से। और फोकस को किससे रिप्लेस करेंगे? अनंत से रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और लास्ट स्थिति, जो 5वीं स्थिति है यहाँ पे, कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, फोकस को अनंत से रिप्लेस करेंगे। यहीं से आप स्थिति गेस कर लिए। और इसमें क्या होता है? अत्यंत छोटा बनता है प्रतिबिंब। क्या होता है? अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? अत्यंत छोटा बनता है। यहाँ छोटा बनता है, यहाँ बराबर बनता है, और यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और यहाँ कैसा बनेगा? अत्यंत बड़ा बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अत्यंत बड़ा बनेगा। तो और नेचर इसका कैसा होगा? सब में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सब में ये चीज़ नोट कर दीजिएगा, ये जोड़ दीजिएगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो देखिए 5 स्थिति में यही चीज़ आपको बोलना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अत्यंत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, अत्यंत बड़ा। अब ये 5 स्थिति की जिक्र हमने कर दिया। देखिए जब वस्तु पहली स्थिति में, जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, छोटा सा बन जाएगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। तो ये दूसरी स्थिति है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बन जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पे है तो वस्तु यहीं पे बन जाएगा, उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा ये है। चौथी स्थिति क्या है? कि जब वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, ठीक। और 5वीं स्थिति जब यहाँ है तो जब पहली स्थिति यानी अनंत पे है, जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा।
तो इस तरह से आप कुल 5 स्थिति बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो समस्या नहीं है। अनंत को किससे रिप्लेस करना है? फोकस से। अब हम आपसे क्वेश्चन करें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस करेंगे? वक्रता केंद्र से। और फोकस को किससे रिप्लेस करेंगे? अनंत से। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, काम खत्म। और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथी स्थिति है, चौथी स्थिति में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बस इतनी सी बात अगर आपको पता रहे तो 5 स्थिति तो आप ऐसे ही बता लेंगे बिना किसी हेडेक के। अब हम आपसे बात करते हैं छठी स्थिति की, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो छठवीं स्थिति होती है वो होती है कि जो वस्तु होता है वो फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से ही जाएगी। ये तो क्लियर है। और एक प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से, ऐसा है कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो जब ये वापस आएगी तो ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों फैल रही हैं। अब इनको पीछे की ओर अगर बढ़ा दिया जाए तो ये A डैश B डैश, यही आपको समझना है। A डैश B डैश, ये जो प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं ये कैसा है? आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है। तो छठी स्थिति ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छठवीं स्थिति। अवतल दर्पण के केस में क्या होता है? 5 स्थिति में तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन छठवीं स्थिति में कैसा बनता है? आभासी बनेगा। चूंकि सीधा है तो आभासी हो गया, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। इसीलिए दंत चिकित्सा में डॉक्टर दांत के अंदर सफाई करने में या दांत से संबंधित जो भी समस्या है उसको निदान करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। शल्य चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जो नाई बाल बनाता है उस समय सैलून में जो शीशा यूज़ किया जाता है वो भी कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि अवतल दर्पण कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अवतल दर्पण कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। हम लोग सैलून में जहाँ बैठते हैं वो यही स्थिति बनती है। हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में बैठते हैं तो हमारा थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सैलून में समतल दर्पण भी यूज़ किया जाता है। अगर आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा दिखे तो आप ये जान जाइए कि वो दर्पण जो यूज हुआ है वो कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण यूज हुआ है। ठीक, सैलून में कभी भी उत्तल दर्पण यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। वो सिर्फ वाहन के अगल बगल, वाहन के बगल में जो शीशा लगता है वहाँ पे उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से कुल 5 स्थिति ये हो गई और छठी स्थिति ये हो गई। इसका छठी स्थिति का मैंने फिगर भी पूरा अच्छे से ड्रा कर दिया है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। अमूमन जो हम लोग शीशे में देखते हैं वो दर्पण के पीछे ही तो प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से दर्पण से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको दे दिया। इससे ज़्यादा दर्पण से संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस एग्जाम के लिए। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।